स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि लेक्चर नंबर 3 तक वीडियो शूट कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अभी तक हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का 3 लेक्चर्स को कवर कर रखा है, जिसे आप डे 1, डे 2, डे 3 के नाम से जान रहे हैं। और आज डे 4 है, यानी कि लेक्चर 4 है। ठीक है, तो इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाए हैं, कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बताया है, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, कोसेट्स क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे जैसे अबेलियन का क्या प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी को भी शो कर देता है, तो उसको भी अबेलियन कहते हैं। हालांकि अबेलियन के लिए आप लोग कॉम्यूटेटिविटी लॉ पढ़े होंगे, लेकिन मैंने कॉम्यूटेटिविटी लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसे आइडेंटिटी भी दिखलाया है। ठीक है, एक थ्योरम भी है उस पर बेस्ड। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने करवा रखा है आप लोगों के लिए। तो वो सब अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियोस को देख आइए, तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं, यानी कि डे 4 हो रहा है। इसके बाद जो हम लोग का थ्योरम स्टार्ट होगा, मतलब कि डे 5 में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में, वो और भी जो है कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर आप लोग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड सो ऑन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम के रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये आप बीएससी में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये सभी के सभी चीज़ों को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, चूँकि अभी काम आएगा इसी वजह से। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म का जिक्र करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि चीज़ों को जब तक आप चीज़ों को बढ़िया से नहीं समझेंगे, तो आप आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये सब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग सीधा तौर पे अगर कहे कि अगर आपको उसके बारे में मालूमात करना है कि क्या है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो उससे पहले आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में मालूमात करना पड़ेगा। साथ में आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है उस पर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो आइए होमोमॉर्फिज्म समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए दो ग्रुप ले लीजिए, जी कॉमा ओ, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और जी डैश कॉमा ओ डैश। इस जी डैश ग्रुप का जो ऑपरेशन है ओ डैश है, और इस जी ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो ओ है। ये दो ग्रुप्स है, और ये जो है कि एफ जी से जी डैश में इस प्रकार से मैप्ड है। ये दिखाया गया है कि एफ जो मैपिंग है वो जी से जी डैश में है, और इस प्रकार से कि सच दैट एफ ए ओ पी, मतलब जी से आप कोई भी दो एलिमेंट को लेते हैं और उस पर ओ ऑपरेशन लगाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या देता है, एफ ए ओ डैश एफ बी, यानी कि ये ओ डैश किसका ऑपरेशन है, ये जी डैश का ऑपरेशन है। देन एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म, तब हम लोग एफ को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि वो एफ ए ऑपरेटेड विथ बी, है ना, अंडर द ऑपरेशन ओ इक्वल्स टू एफ ए ऑपरेटेड विथ एफ बी अंडर द ऑपरेशन ओ डैश, अगर हो जाए तभी। then f is said to be homomorphism and g dash is homomorphic to g, मतलब g dash को हम लोग क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिक है g में, है ना, या होमोमॉर्फिक टू g कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय द आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल देख सकते हैं चीज़ों को, है ना, वेन डायग्राम भी बना हुआ है साथ में, और f का जो दिखाया गया है जी से जी डैश में फंक्शन मैप्ड है। ए दे रहे हैं तो एफ ए आ रहा है, बी दे रहे हैं तो एफ बी आ रहा है। अगर ए ओ बी दे, मतलब कि ए ऑपरेटेड विद बी अंडर द ऑपरेशन ओ, देन यू गेट एफ ए ऑपरेटेड विद एफ बी अंडर द ऑपरेशन ओ डैश मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा होता तभी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा एफ। ठीक है, अब आइसोमॉर्फिज्म समझ लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? होमोमॉर्फिज्म ठीक है। हाँ ठीक। चलिए आइसोमॉर्फिज्म समझते हैं। जी कॉमा ओ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी डैश ओ डैश ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये दोनों का दोनों एक ग्रुप है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही ग्रुप बनता है। और ये एफ जो है कि इस प्रकार से मैप्ड है कि जी से जी डैश में मैप्ड है। और सबसे पहले एफ को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, और होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको ऊपर दिखला दिया है। एफ को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा और एफ को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा, तब जा करके एफ को हम लोग कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, इस बात को फिर से के बाद समझा जाते हैं कि एफ को आपको होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया ऊपर में बता दिए हैं, और एफ को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा, और तभी जाकर के जी डैश को हम लोग आइसोमॉर्फिक कहेंगे जी के, मतलब जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी कहेंगे तभी जाकर के। और ये एफ ए ऑपरेटेड विद बी अंडर द ऑपरेशन ओ इक्वल्स टू एफ ए ओ डैश, एफ ए ऑपरेटेड विद एफ बी अंडर द ऑपरेशन ओ डैश,
कहने का मतलब ये क्या बतला रहा है, ये होमोमॉर्फिज्म को बतला रहा है, ये होमोमॉर्फिज्म को बतला रहा है, ऊपर ही मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, ये सब अगर हो जाए तो एफ प्रिजर्व्स द ऑपरेशन। एफ प्रिजर्व्स द ऑपरेशन का कहने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि अगर आप जी के कोई एलिमेंट को लेंगे तो उसमें ओ ऑपरेशन लगाएंगे, और जी डैश के कोई एलिमेंट को लेंगे तो उसमें ओ डैश ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, मतलब ऑपरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एफ प्रिजर्व्स द ऑपरेशन। प्रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, मतलब जस का तस रहना। जैसे आप अगर अचार करते हैं, अचार लगाते हैं, तो कहते हैं हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व, है ना। आप ईरान या अरब देश की बात करें तो अरब देश में मम्मी को प्रिजर्व करके रखा गया है ना, प्रिजर्व करके रखा गया है, तभी तो वो इतना सालों साल जो है कि मुकम्मल है, मतलब वो अभी भी ठीक ठाक है। उस मतलब देखा जाए तो उसके मांस वगैरह मतलब लगभग ठीक है। तो वो कैसे हो पाया, कुछ ना कुछ केमिकल्स की वजह से ही हो पाया। आज के मॉडर्न युग में सेफ्रेनिन कहते हैं, सेफ्रेनिन वाटर में अगर आप किसी भी कछुए या फिर किसी भी मरे हुए जानवर को, या फिर इवन इफ आप कोई भी डेड बॉडी को भी अगर रख देते हैं उसके अंदर, तो वो एज इट इज़ रहेगा, प्रिजर्व रह जाएगा, है ना, सालों साल। तो वही बात है, अचार भी देखिए ख़राब नहीं होता है सालों साल, तेल के अंदर अगर रहता तो वही है कि यहाँ पर वो जस्ट कतास रहना है, मतलब ऑपरेशन चेंज नहीं होगा। प्रिजर्व द ऑपरेशन, ऐप प्रिजर्व द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐप जो है कि प्रिजर्व कर दिया इस ऑपरेशन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया? नहीं, एक बार और रिपीट करिए ना। आइसोमॉर्फिज्म, हम कह रहे एफ को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो एफ अगर पहला क्राइटेरिया एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाए, और दूसरा क्राइटेरिया एफ 1 एंड ऑन 2 दोनों हो जाए, तब जाकर के एफ को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, जी से जी डैश में। समझ में आया? पक्का? हाँ हाँ ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 1 को समझते हैं। अभी तो हमने होमोमॉर्फिज्म समझा ही है, 1 को समझते हैं। 1 का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए देंगे तो एफ ए मिलेगा, बी देंगे तो एफ बी मिलेगा, सी देंगे तो एफ सी मिलेगा, डी देंगे तो एफ डी मिलेगा। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, क्या होता है कि अगर आप अपने अपने फेस को, ठीक है, आप आईने में देखेंगे तो आपका एक ही तस्वीर बनेगा, मतलब एक ही प्रतिबिंब बनेगा, एक ही इमेज बनेगा, है ना। 1 फंक्शन जिसको कहते हैं, मतलब ए का एक ही इमेज है ना। ए का क्या 2 इमेज है क्या? नहीं है। अब 2 इमेज होगा तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, वो रिलेशन में आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एफ बी के हर एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज हो, है ना। अब बी के एक एलिमेंट का 2 भी तो इमेज हो सकता है, दो भी तो प्री इमेज हो सकता है। बी के एक एलिमेंट का 2 भी तो प्री इमेज हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है। देख लीजिए, 1 का 2 प्री इमेज है ना, ए और बी दोनों है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में ए का इमेज एफ ए है और बी का इमेज एफ बी है, जबकि इधर यहाँ पर लेफ्ट में देखिए एफ ए का प्री इमेज ए है ना, और एफ बी का प्री इमेज बी है। और राइट में देखिए ऑन टू फंक्शन में, यहाँ पर देखिए 1 का प्री इमेज 2 ठो है, ए और बी दोनों है कि नहीं? समझ रहे हैं? हाँ। तो क्या ये 1 है? नहीं, 1 नहीं है। राइट वाला आपका 1 नहीं है और लेफ्ट वाला आपका 1 है, मतलब एक का इमेज एक ही हुआ। ठीक है, आपको एग्जाम्पल बता देते हैं थोड़ा सा, मतलब क्या उसको कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देते हैं। हिंदू मैरिज 1 फंक्शन है। हिंदुओं का मानना है कि एक का एक के साथ विवाह होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मेनी 1 भी हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। सब चीज़ों में जो है कि एक्सेप्शन कुछ ना कुछ होता है। मेनी 1 का मतलब क्या हुआ? मेनी 1 थोड़ा सा हम पिक्चर बना करके दिखाना चाहेंगे। मेनी 1 में मेनी 1 1 2 3 4 और 5 है ना, और ये 5 पांडव है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। 5 पांडव का एक पत्नी जिसका नाम है द्रौपदी। तो भाई मेनी 1 फंक्शन हो गया। मेनी वन लॉजिक समझ में आ गया ना? ये मेनी 1 फंक्शन हो गया और वो 1 हो गया। अब आगे आपको समझाते हैं। 1 तो क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देना चाहेंगे, चलिए 1 क्लियर है, ऑन टू समझा देते हैं। ऑन टू कहने का मतलब बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद होना चाहिए, डोमेन में, है ना। वही बात है,
बी आपका कोडोमेन की तरह काम कर रहा है, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में, मतलब कि ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, 3 का भी प्री इमेज है, सबका प्री इमेज है। और साथ में ये एफ फंक्शन आपका मेनी वन भी है, क्योंकि ए का भी इमेज जो है कि 1 है और बी का भी इमेज जो है कि 1 है, मेनी वन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एग्जाम्पल में हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे जेड कॉमा प्लस, ठीक है, और ई कॉमा प्लस। ये जेड कॉमा प्लस क्या है? इंटीजर्स का ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में। ये जेड कॉमा प्लस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये इंटीजर का एक ग्रुप है। और ये ई कॉमा प्लस क्या? इवन इंटीजर्स का ग्रुप है। इवन इंटीजर्स में आपका -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर इधर भी आपका आ जाएगा +2 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अगर एग्जाम्पल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देना हो तो आप सिंपल एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एफ सच दैट जेड टू ई। क्यों भाई? जेड सेट ऑफ इंटीजर्स से अगर आप इवन इंटीजर्स का अगर आप कोई मैपिंग लेंगे तो वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म का कहने का मतलब पहला तो भाई होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा क्या भाई? होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या? 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तो होगा ही होगा। हियर जेड कॉमा प्लस इज ए ग्रुप एंड ई कॉमा प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस। हाँ, जेड कॉमा ई इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स तो इंटीजर्स का तो सब ग्रुप होगा ही होगा। तो एफ सच दैट जेड टू ई एंड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x और x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? ये 1 1 भी करेगा और 1 1 ऑन 2 तो होगा ही होगा, और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी होगा। चलिए चेक करते हैं। आइए एफ इज होमोमॉर्फिज्म चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल एफ एक्स इक्वल टू 2x, 2 ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स के जगह पर x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस वाई होगा, 2x और 2y बढ़ जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर z में भी प्लस ऑपरेशन है और e में भी प्लस ऑपरेशन है, तो वहाँ पर क्या था? एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ ओ डैश एफ वाई, ऐसा था ना। ओ डैश किसका ऑपरेशन था? तो सेकेंड वाले ग्रुप का। सेकेंड वाले ग्रुप का क्या है? सेकेंड वाले ग्रुप का ऑपरेशन यहाँ पर प्लस है, तो प्लस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, और फर्स्ट वाले ग्रुप का भी तो ऑपरेशन प्लस है ना। समझ रहे हैं ना? ये हुआ। तो ये तो होमोमॉर्फिज्म को दिखला दिया। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओ डैश एफ वाई, या फिर ऐसा कह सकते हैं एफ एक्स इज ऑपरेटेड विथ एफ वाई अंडर द ऑपरेशन ऑफ ओ डैश। So this implies that f is homomorphism. O dash here, O dash and O both are similar. There is no differences in between them. Both are the same operations. You can see that plus is an operation for set of integers, है ना, and here second group is E, which is also subgroup of Z. एंड ये भी जो है कि ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन प्लस। तो पहले में क्या करते हैं? इधर लेफ्ट साइड में हम लोग फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन लेते हैं, हियर वी टेक द ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एंड हियर वी टेक द ऑपरेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप। हियर इट इज ए कंसिक्वेंस दैट, और इट इज ए कोइंसिडेंस दैट बोथ ऑपरेशंस आर सेम। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, होने का तो हो सकता है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ समझ आ गया। हाँ, अब f इज 1 1 की बात करेंगे तो 1 1 कब होता है? अगर हम लोग प्री इमेजेस को सेम ले ले तो इमेजेस भी सेम होना चाहिए, यानी कि दो एलिमेंट को अगर हम सेम ले रहे हैं तो उनका इमेजेस भी तो सेम होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे कि हम अगर दोनों का प्री इमेजेस को हम सेम लेके चलते हैं तो भाई दोनों का प्री इमेजेस सेम तभी ना होगा जब उससे बनने वाला एलिमेंट्स भी, मतलब उसके दोनों का प्री, ये जैसे कि fx1 और fx2 क्या है? x1 और x2 का, fx1 क्या है? x1 का इमेज है, और fx2 क्या है? x2 का इमेज है। तो भाई अगर दो इमेजेस को सेम ले रहे हैं तो इसका एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसका प्री इमेज, वो भी तो सेम होगा। हाँ, ये चेक करने का तरीका है। fx1 और fx2 ले लेते हैं तो इसके मदद से हमको 2x1 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, f का रूल
एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2x1 और इधर fx2 बराबर 2x2 मिलेगा, 2 कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू x2 मिल गया। तो ये हो गया। अगर हम लोग ऐसा लेके चलते थे fx1 fx2 बराबर लेके चलते थे और x1 इक्वल टू x2 मिलता था, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1, तो हो गया कंप्लीट। अब ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते थे, ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इधर इधर बी से कोई भी एलिमेंट ले ले तो उसका प्री इमेज मेरा डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब डोमेन से हम कोई भी एलिमेंट ले तो उसका प्री इमेज, कोडोमेन से हम लोग कोई भी एलिमेंट ले तो उसका प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, तो ऑन टू दिखाएंगे आइए। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो एफ एक्स वाई के बराबर है, हम लेट कर लेते हैं क्योंकि एफ एक्स तो वाई ही ना होता है, एफ एक्स क्या वाई एक्सिस को बतलाता है। तो वाई बराबर 2x हुआ तो एक्स इक्वल टू आपको y/2 हो गया। तो जब x का वैल्यू हम x की जगह पर y/2 रखे तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो 2x x के ऊपर y/2 आ गया, 2 कैंसिल हो गया तो y मिल गया। तो इससे क्या पता चल रहा है y/2 क्या है, y/2 क्या है, y/2 x है। मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो हमको y मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि y यानी कि कोडोमेन, y क्या है कोडोमेन का एलिमेंट। तो कोडोमेन का आप एलिमेंट कुछ भी ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको उसके आप कह सकते हैं कि कोडोमेन का आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके बदले आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y/2 मिल रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, हो गया प्रूफ। नहीं समझ में आया? ये एक रूल होता था क्लास 11th में कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2x तो हम सबसे पहले एफ एक्स को y मानते थे। ये 12th का नियम है ऑन टू दिखाने के लिए इन जनरल। और उस केस में y इक्वल टू 2x या कुछ भी टर्म आता था x का, तो उससे हम लोग x का वैल्यू को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते थे और फिर x के जगह पर y का वैल्यू पुट करते थे, y का चेहरे को पुट करते थे और पुट पाट करने के बाद यदि रिजल्टेड y के बराबर आता था तो f को हम लोग ऑन टू कहते थे। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है कुछ, देखिए कारण बताते हैं, कुछ कारण बताते हैं। ये आपका f फंक्शन है भाई, हम यहां से कोई भी एलिमेंट x उठा रहे हैं तो उसका इमेज इधर मिल जाए, हर एक एलिमेंट का एक इमेज मिल जाए तो भाई इसको 1 1 कहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं ये ऑन टू है, तो हम यहां से ना कोडोमेन से ना हम कोई भी एलिमेंट को उठाएंगे। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हम कोई भी एलिमेंट को हम y उठाते हैं, कोई भी एलिमेंट y उठाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर कुछ ना कुछ उसका प्री इमेज मिलना चाहिए ना, तभी तो उसको ऑन टू कहेंगे भाई। तो देखिए वही तो हुआ ना कि x को हमने y के चेहरे में कन्वर्ट किया, सबसे पहले x को y के चेहरे में कन्वर्ट करना है और जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ था 2x दिया हुआ था, ठीक है भाई 2x दिया हुआ था। अगर x के जगह पर x का वैल्यू हमारा y/2 निकला तो x का वैल्यू हम लोग y/2 रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2 × x के यहाँ पर क्या हो जाएगा y/2, 2 कैंसिल हो गया तो बचा मेरा y के बराबर आ गया। यानी कि ये बतला रहा है कि आप y से कोडोमेन से आप कोई भी y उठाएंगे तो उसके बदले आपको y/2 मिल रहा है। ये प्रूव्ड हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू है, ये रूल है। इस तरीके से हम लोग ऑन टू प्रूफ करते हैं। समझ में आया अब? हाँ पक्का? तो देखिए झूठ नहीं कहिएगा। हाँ नहीं आगे। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म। क्यों भाई f आइसोमॉर्फिज्म क्यों हो गया? क्योंकि f मेरा होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, f मेरा 1 1 भी हो गया और f मेरा ऑन टू भी भी हो गया, तीनों हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या भाई? 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, खत्म। या पहले होमोमॉर्फिज्म बोल दीजिए, बाद में 1 1 ऑन टू बोल दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करें कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए k इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई को ही कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ फाई कहते हैं। अब ये होता क्या है? कर्नल ऑफ फाई में g के एलिमेंट्स आते हैं, है ना, x टाइप के एलिमेंट आते हैं g से, कैपिटल G से, सच डैट, ये लंबा लकीर है ना, इसको कहते हैं सच डैट फाई एक्स इक्वल्स टू ई डैश। और ई डैश क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होता है ना, सच डैट f सच डैट g टू जी डैश। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना? नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर जो हम समझाएंगे ना, देखिए इसी चीज को अब आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए आपको एक फंक्शन फाई डिफाइन करना पड़ेगा जी से जी डैश में। कहाँ से कहाँ में है? तो जी से जी डैश में फाई एक फंक्शन है
बी ए होमोमॉर्फिज्म, और ये फंक्शन मेरा होमोमॉर्फिज्म पहले से मान चुके हैं, पहले से मानना है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नल ऑफ फाई को हम लोग क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ फाई कहेंगे। कब, इन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी। तो कर्नल ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट आएंगे, तो जी के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका इमेज आइडेंटिटी हो जाए, जिसका इमेज आइडेंटिटी हो जाए। यानी कर्नल ऑफ फाई में क्या क्या आएंगे, ए आएंगे, ई आएंगे और बी आएंगे। कर्नल ऑफ फाई में क्या, कर्नल ऑफ फाई में क्या क्या आएंगे भाई, तो भाई ए आएंगे, ई आएंगे और बी आएंगे बस। क्यों, क्योंकि ए का भी इमेज आइडेंटिटी है, ई का भी इमेज आइडेंटिटी है और बी का भी इमेज आइडेंटिटी है। ये मेनी वन है, ये मेनी वन फंक्शन बन रहा है। देखिए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमेशा जो है कि मेनी वन बनाता है, क्योंकि ढेर सारा एलिमेंट्स का एक ही इमेज होता है। देखिए ए का भी शादी ई डैश से हो गया, ई का भी शादी ई डैश से हो गया और बी का भी शादी ई डैश से हो गया, खत्म। और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ए का इमेज ई डैश, ई का इमेज ई डैश और बी का इमेज ई डैश। मतलब ये कि जो जो ई डैश के साथ रिलेशन बनाएगा या मैप्ड होगा, है ना, वही वही एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में रहेगा, मौजूद रहेगा। तो कर्नल ऑफ फाई में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो जी के ही ना एलिमेंट्स होंगे। जी के एलिमेंट्स ए होंगे, ई होंगे, बी होंगे। अब मान लीजिए सी इज मैप्ड विद ई डैश हो जाए तो सी भी हो जाएगा, है ना। तो वही तो कहता है कि देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कर्नल ऑफ फाई में एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जी से, कैपिटल जी से आएंगे, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। मतलब ये एफ एक्स ई डैश के बराबर होना चाहिए। मतलब आप एक्स कहाँ से लेंगे, तो कैपिटल जी से। तो ये एक्स आप कैपिटल जी से लेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको ई डैश मिलना चाहिए, मतलब उसका इमेज ई डैश ही होना चाहिए, है ना। तब जाकर के कर्नल ऑफ फाई में हम कहेंगे एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि जी से आएगा और एफ एक्स इक्वल टू ई डैश होना चाहिए। कंडीशन दे दिया है कि कर्नल ऑफ फाई में जी का एलिमेंट होगा, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा और सच दैट इस प्रकार से कि एफ एक्स इक्वल टू ई डैश होगा। मतलब अगर आप जी का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इमेज ई डैश ही मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो एक्स एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में मौजूद मिलेगा। और ई डैश क्या है भाई, तो सेकेंड ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि जी डैश का सेकेंड ग्रुप का, है ना। और पहले से मान लेना है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको पहले से मानना है कि फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यहां पर एफ के बदले आप फाई भी लिख सकते हैं, पूछिए क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप यहां पर इस स्मॉल एफ की जगह पर अगर आप फाई लिख देंगे तो यहां पर फाई हो जाएगा, सिंपल बात है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ अच्छे से क्लियर है, हाँ हो गया, समझ आ गया। अब नोट, कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एक बात याद रखिएगा नोट में, कर्नल ऑफ फाई नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, है ना, याद, ये बात को याद रखिएगा। अब कर्नल ऑफ फाई नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है जी का, तो आप इसको प्रूव कर सकते है ना। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का क्या प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा डेफिनेशन क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप का, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एच अगर नॉर्मल होता था तब, और यहां पर एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन होगा, और एक्स और वाई कहां से होगा, भूल गए सारा कुछ। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन हम बताए थे ना, शुरू ही क्लास में बताए थे, इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन जरूरी है ना। मैंने बताया था एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन, अगर एन को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं जी का, और बीच वाला जो एलिमेंट वाई जो है कि कैपिटल एन से आता था, और इधर अगल बगल वाला जो एलिमेंट है एक्स वाई एक्स इनवर्स जी से आता है, हाँ जी से आता है ना। ये सब याद रखना पड़ेगा तभी जाकर कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सब बेसिक्स था। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी तो और नहीं हम ले पाएंगे क्योंकि अब सोने जा रहे हैं, क्योंकि 10:30 बज जाएगा तो फिर हम सोते हैं ना। अब मेरा मोबाइल भी सो जाएगा, फिर उसको मतलब अपने आप ऑटोमेटिक लगा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल रखते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये एग्जाम में आता है कन्फर्म, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आता है, फिर जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, है ना, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को। इसके बाद एक और थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास? हाँ ठीक था, समझ आया। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ ठीक है।